कॉमरेड साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा हरियाणा के अंदर आपका? ये 10 साल की नाराजगी के बावजूद जिस तरीके से बीजेपी ने 48 सीट लेकर के सरकार बनाई है, निसंदेह ये लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। तो क्या मानते हो सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या रहा इस हार का? देश की मीडिया मोदी को कितना 30 मार खा बताए, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम आने से पहले वो सब पिटे हुए मोहरे थे। वो सब आपने देखा जिस टाइप की उन्होंने बिना लॉजिक की बातें करी, इसका मतलब वो हरियाणा में मान चुके थे कि तुम चले गए। अभी सोशल वार चल चुका है, लोग हुड्डा पिता पुत्र को गालियां दे रहे हैं। कोई उनको बारे में बोल रहा है कि सारी की कांग्रेस का बंटाधार इन्होंने कर दिया। हुड्डा साहब जो है वो ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ थी इसलिए हम हार गए, नहीं तो सरकार हमारी बनने वाली है। तो इन दोनों फैक्टर में से आपको कौन सा फैक्टर लग रहा है? निसंदेह हुड्डा साहब और कॉन्फिडेंस में तो थे। आज किसी पार्टी ने आप पर लिखित में आरोप लगा दिया कि हमारे को उस सीट पर तुम्हारी बैटरियां 99% चार्ज कैसे बची बताओ। तुमने पूरे दिन चुनाव वाले दिन वोट डाला और उसके बाद फिर आपकी 3 दिन पड़ी रही ईवीएम, और उसके बाद जब गिनती हुई तो तुम्हारी बैटरी 99% चार्ज थी। उसकी वीवीपैट गिन के बता दो कि आक्षेप लगा फलानी सीट पर, और इस सीट की हमने सारी की सारी वीवीपैट गिनती, देखो जी चुनाव आयोग साफ है। शैलजा फैक्टर उसको भूल रहे हो आप। शैलजा जी को नाराजगी पूरे हरियाणा को सहन करनी पड़ी और सबसे बड़ी कांग्रेस को नुकसान हुआ, मानते हो इस बात? ये हर जगह होगी ये बात भाई। शैलजा कम प्रचार में फिर उसका नुकसान हो गया। रणदीप सुरजेवाला जी कम जगह गए, अपने बेटे से अलावा कहीं दिखे नहीं, नुकसान हो गया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आज प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को रोकने की है। कुल मिलाकर मानते हो रणनीति कमजोर थी कांग्रेस की, तब ये चुनाव हार गए। शैलजा को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में लेके कि चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस की लहर है, ये भी डूब जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर एससी समाज ने खुलकर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया था, पर विधानसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल उल्टा हुआ। जो एससी समाज कांग्रेस की तरफ था वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ सरक गया। इस बात से सहमत हैं आप? भाई मोटा मोटी ये बात आपकी सही है कि रणनीति में कहीं ना कहीं चूक रह गई, और जो कॉन्फिडेंस था, लोगों के द्वारा बनाया वातावरण था, उस वातावरण को कांग्रेस के लोगों ने टिप्स पर नहीं उतारा। आप अलायंस से कितना नुकसान हुआ? अगर उनसे साथ अलायंस होता तो 8 से 10 सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस सरक के रह गई। जिस तरीके से हम बात करें डब्बाड़ी सीट की या रानिया सीट की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी ने उसने इतने वोट ले लिए थे, अगर वो वोट मिलकर आते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सीट आराम से निकाल लेती। क्या लगता है कांग्रेस के साथ में आपका अलायंस होना चाहिए था? आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रह करके चुनाव आयोग जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, मैं समझता हूं उसको ठीक करने का एक ही जरिया है मोदी और शाह को, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना। और ये काम आज अकेली कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए गठबंधन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना जरूरी है। बीजेपी की रणनीति थी सोची समझी कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इलेक्शन जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया जाए, और हालांकि कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी हो गई। क्या मानते हो इस बात को? भाई बीजेपी ने देश में पोलराइजेशन करा, हिंदू मुसलमान सब जानते हैं। उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दी, फिर वो जातियों पर आ गए, गोत्रों पर आएंगे यार, वो तो उनका काम है यार, उनसे उनको बेनिफिट होता है। ये तो यही कर रहे हैं यार, इनको तो इससे फायदा मिल रहा है ना। वो जाट नॉन जाट भी करेंगे, थोड़े दिनों में गोत्रों पर आ जाएंगे। वो जाटों की भीतर की गोत्रें, स्वामियों के भीतर की गोत्रें, ब्राह्मणों के भीतर की गोत्रें, उनको लड़ाएंगे आपस में। उनको तो मजा आ रहा है, किक मिल रही है उनको। किसान, जवान और पहलवान सारे नाराज थे। सभी को देख लो, किसानों ने आंदोलन कर दिया, जवान अग्निवीर के चक्कर में वैसे परेशान कर दिए, पहलवानों को तो वहां दिल्ली में भगा भगा के मारा उन्होंने। उसके बाद में बीजेपी ने 48 सीटें लेकर सरकार बना रही है। तो ये वोट आए कहाँ से थे? पूरे की पूरे इलाके में या पूरे देश में चर्चा थी अग्निवीर को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात को लेकर के, संविधान बचाने की बात को लेकर के। ये सब मुद्दे थे। इन मुद्दों के बाद 5 सीट आई, नहीं तो ये मान रहे थे जिस दिन फरवरी मार्च में लोकसभा के चुनाव की चर्चा हुई, ये मान रहे थे 2 सीट कांग्रेस की, 8 सीट बीजेपी की, उसके बाद 5 सीट आ गई। बीच में वातावरण ऐसा बन गया कि 8 कांग्रेस की आएंगी और 2 बीजेपी की आएंगी। बीजेपी फिर 50-50 कर गई, कांग्रेस वहीं मात खा गई। उनकी रणनीति उसी समय होनी चाहिए थी कि ये कमजोर नहीं, लेकिन लोगों के रूमर ने उनको ये बता दिया कि कांग्रेस बीजेपी कहीं मैदान में ही नहीं। आदमपुर के अंदर बड़े एक्टिव दिखे आप। आदमपुर का चुनाव बड़ा नजदीक से आपने देखा। 56 साल का गढ़ 1 सेकंड में टूट गया। 56 साल का गढ़ वहां के लोगों ने बहुत मुश्किल से तोड़ा, इतनी मुश्किल से तोड़ा कि वो लोगों ने चुनाव में दारू नहीं पी।
उन लोगों ने चुनाव में पैसे नहीं लिए, उन लोगों ने चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की थोत्ती और बकवास बातों के बकावे में नहीं आए, फिर भी मात्र 1267 वोटों से जीते। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई साहब, हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के अंदर हुआ, अभी भी कोई यकीन नहीं कर पाया है। और कई लोग तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, लोग नहीं, मीडिया भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। सर्वे रिपोर्ट बोल रही थी कि 55-60 सीटें आ रही है। हुआ बिल्कुल उल्टा, बीजेपी फिर से सरकार बना गई, हैट्रिक मार गई। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से तेज तरार नेता कामरेड बलवान पुनिया जी। उनसे सीधी बात करेंगे कि आखिर ये माहौल बना कैसे। काफ़ी एक्टिव रहे हैं, कांग्रेस के लिए काफ़ी सपोर्ट की है, कई हलकों के अंदर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया है। कामरेड साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा हरियाणा के अंदर आपका? ठीक रहा। हम कई विधानसभा क्षेत्रों में गए, वहाँ लोगों का रिस्पांस बहुत शानदार था। और आप कह रहे हो, वही बात थी, चारों तरफ एक ही आवाज़ थी कि बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, कांग्रेस आएगी। हम इंडिया गठबंधन की हैसियत के हिसाब से, क्योंकि सीपीएम भिवानी सीट लड़ रही थी, दिल्ली में भी हमारा अलायंस है, इंडिया गठबंधन के हिसाब से हम यहाँ पैरवी में आए हुए थे। तो करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए। 4 जगह हमने कांग्रेस को जीतते हुए देखा है, 2 जगह हमने हारते हुए सीपीएम को, और 1 जगह नलवा में कांग्रेस को हारते हुए देखा है। हमारा अनुभव ये कह रहा है कि बहुत चारों तरफ जो रूमर था, जो बात थी, लोकसभा चुनाव में तो मैं इससे भी ज्यादा जगह में प्रचार में गया था, सैकड़ों गांवों में हम सभा करके आए थे। उसमें भी लोग खट्टर से बड़े भारी नाराज थे। ये 10 साल की नाराजगी के बावजूद जिस तरीके से बीजेपी ने 48 सीट लेकर के सरकार बनाई है, निसंदेह ये लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। ये कई पहलू ऐसे हैं जिससे लोगों को अचंभा हुआ है, अभी तक लोग पचा नहीं पा रहे हैं ये बात। तो क्या मानते हो, सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या रहा इस हार का? बड़ा कारण कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे कारण हैं, छोटे छोटे कारण हैं। और इन कारणों से बीजेपी को मौका मिल गया अपने कुकर्म, अपने पाप ढकने का। जिस तरीके से उन्होंने 370 को लेकर के, धारा 370 को लेकर के पूरे देश में एक छंदम माहौल बनाया था, जम्मू कश्मीर की जनता ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया। वो पाप ढकने का इनको मौका मिल गया। और इनका कोई ध्यान नहीं था हरियाणा पर। हकीकत ये, सबसे कम आज तक के चुनाव की सबसे कम सभाएं अमित शाह और मोदी की हुई है हरियाणा में। बिल्कुल, हरियाणा इलेक्शन में इनके खुद के गोड्डे टूटे हुए थे। जिस तरीके से भिवानी इसमें हिसार की सभा में या दूसरी सभा में मोदी जी को बोलते हुए सुना, वो इस टाइप की उलूल जुलूल बात कर रहे थे, उनके भाषण में कोई विजन नहीं था। आज चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी मीडिया के जरिए या फिर देश की मीडिया मोदी को कितना 30 मार खा बताए, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम आने से पहले वो सब पिटे हुए मोहरे थे। वो सब आपने देखा है, जिस टाइप की उन्होंने बिना लॉजिक की बातें करी, इसका मतलब वो हरियाणा में मान चुके थे कि तुम चले गए हो। अभी सोशल वार चल चुका है, लोग हुड्डा पिता पुत्र को गालियां दे रहे हैं। कोई उनको बारे में बोल रहा है कि सारी की कांग्रेस का बंटाधार इन्होंने कर दिया। हुड्डा साहब जो है वो ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ थी इसलिए हम हार गए, नहीं तो सरकार हमारी बनने वाली है। तो इन दोनों फैक्टर में से आपको कौन सा फैक्टर लग रहा है? मैं कोई जज करने वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं दोनों में से एक बता दूं। दोनों ही बात है। तो हुड्डा साहब ने टिकट ठीक बांटी है? नहीं, दोनों ही बात है। टिकट सही बांटी है गलत बांटी है तो हरियाणा स्टेट बताएगा, लेकिन निसंदेह हुड्डा साहब और कॉन्फिडेंस में तो थे। लेकिन हुड्डा साहब की गलती क्या है इसमें? स्टेट कह रहा था, चप्पा चप्पा कह रहा था। भाई ताजुब की बात है, बीजेपी बराबर आके खड़ी कैसे हो गई? भी जीत गए, वो कह रहे ज्यादा सीटें जीत गए, सरकार वो बना रहे, बराबर आके ही कैसे खड़ी हो गई? स्ट्रेटेजी में कहाँ गलती रही, रणनीति में कहाँ गलती रही, कौन लोग वहां तक लेकर के आ गए? सवाल ये कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पूरे के पूरे इलाके में या पूरे देश में चर्चा थी अग्निवीर को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात को लेकर के, संविधान बचाने की बात को लेकर के, ये सब मुद्दे थे। इन मुद्दों के बाद 5 सीट आई। नहीं तो ये मान रहे थे, जिस दिन फरवरी मार्च में लोकसभा के चुनाव की चर्चा हुई, ये मान रहे थे 2 सीट कांग्रेस की, 8 सीट बीजेपी की, उसके बाद 5 सीट आ गई। बीच में वातावरण ऐसा बन गया कि 8 कांग्रेस की आएंगी और 2 बीजेपी की आएंगी। बीजेपी फिर 50-50 कर गई, कांग्रेस वहीं मात खा गई।
उनकी रणनीति उसी समय होनी चाहिए थी कि ये कमजोर नहीं, लेकिन लोगों के रूमर ने उनको ये बता दिया कि कांग्रेस बीजेपी कहीं मैदान में ही नहीं, लेकिन बीजेपी मैदान में थी। और बीजेपी ने जिस तरीके से हथकंडे अपनाए, मैं गवाह हूं। आज मेरी पड़ोसी सीट आदमपुर का जी मुकाबले की सीट थी, बिल्कुल 4 घंटे जद्दोजहद के बाद परिणाम डिक्लेयर करा। बिल्कुल। बीजेपी तो प्रयास करेगी सत्ता बनाने की, लेकिन आज हमारी संस्थाएं अपना विश्वास तोड़ चुकी हैं। चुनाव आयोग का कायदा नहीं था कि 3 घंटे 4 घंटे लटकाए रखे। आपने भिवानी का सीन देखा होगा, राजवीर फ्रंटिया को डिक्लेयर करने के लिए 4-5 घंटे, लुहारू सीट को डिक्लेयर करने के लिए भिवानी में लोग आ गए, बिल्कुल 5-7 हजार लोग इकट्ठे हो गए। अगर आप राजवीर फ्रंटिया को डिक्लेयर नहीं करते, जो 4 घंटे 5 घंटे पहले जीत चुका था, उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। तो ये जिस तरीके की संस्थाएं अपनी आबरू खो चुकी हैं, संस्थाएं जिस तरीके से नंगेपन में आ चुकी हैं, निसंदेह लोगों को शक होगा इस बात का। कांग्रेस पार्टी तो आज लेट कहने लगी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील कितनी मजबूती के साथ लड़े कि ईवीएम पर हमें शक है, ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। आज कांग्रेस सबूत दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उनका 3 महीने का आंदोलन, जिसमें 20-20 हजार लोग इकट्ठे हुए। ये स्थितियां सारी जगह क्यों करेंगे? बीजेपी कह रही है कि देखो जी, एक जम्मू कश्मीर जीते, वहां तो कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही, हरियाणा हार गए। अरे हरियाणा से डर है तुम्हें? जम्मू कश्मीर तो तुम बोनस में लेना चाहते थे, तुम्हें डर तो हरियाणा से ही है। काले कानूनों के खिलाफ हरियाणा लड़ा, हरियाणा के लोग लड़े, हरियाणा की जनता लड़ी, और किसानों की आज जमीन बची हुई है। जो जमीन थोड़ी बहुत बची हुई है, उस जमीनों के खिलाफ ये काले कानून फिर ले आएंगे, क्योंकि इनका अभी राज्यसभा में भी बहुमत हो जाएगा। जगह जगह इनके अगर स्टेट और वापस मजबूत हो गए तो राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा। शैलजा फैक्टर उसको भूल रहे हो आप। शैलजा जी को नाराजगी पूरे हरियाणा को सहन करनी पड़ी और सबसे बड़ी कांग्रेस को नुकसान हुआ। मानते हो इस बात को? भाई, घर में शादी है और छोरे की शादी है, बारात में सारे लोग नहीं चढ़े ना, तो दूल्हा पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कौन आया कौन नहीं आया। ये हर जगह होगी ये बात। भाई शैलजा कम प्रचार में फिर उसका नुकसान हो गया। रणदीप सुरजेवाला जी कम जगह गए, अपने बेटे से अलावा कहीं दिखे नहीं, नुकसान हो गया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आज प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को रोकने की है। आज प्राथमिकता सिर्फ कांग्रेस भी ये देख लिया, आप दिल्ली में कह रहे हो हम गठबंधन में, आपने सीपीएम को 1 सीट दी, बिल्कुल आपने आम आदमी पार्टी को सीट नहीं दी। आप गठबंधन के सारे लोगों को लेकर के आते। लोकसभा के चुनाव से पहले इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश के बयान आए कि बीजेपी को रोको, आपने भाव नहीं दिए। ओम प्रकाश चौटाला की बात को भाव नहीं दिए, आपने अभय सिंह की बात को भाव नहीं दिए। एक तरफ देश के सामने स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों को लागू कर रही है, उन नीतियों से देश की आम जनता तबाह हो जाएगी, किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम सिर्फ ये बात के लिए लग जाएं कि हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिले। कुल मिलाकर मानते हो रणनीति कमजोर थी कांग्रेस की, तब ये चुनाव हार गए। शैलजा को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में लेके कि चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस की लहर है, ये भी डूब जाएगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर एससी समाज ने खुलकर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया था, पर विधानसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल उल्टा हुआ। जो एससी समाज कांग्रेस की तरफ था, वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ सरक गया। इस बात से सहमत हैं आप? भाई मोटा मोटी ये बात आपकी सही है कि रणनीति में कहीं ना कहीं चूक रह गई, और जो कॉन्फिडेंस था, लोगों के द्वारा बनाए वातावरण था, उस वातावरण को कांग्रेस के लोगों ने टिप्स पर नहीं उतारा, टिप्स पर नहीं उतारा। अरे भाई, मैं 6 विधानसभा में गया, मुझे ये लग रहा था 70 सीट आएंगी। जब सुबह सुबह काउंटिंग शुरू हुई तो बोले जी कांग्रेस 63 पर आ गए, 72 पर आ गए, 74 पर आ गए। तो हमें भी ये महसूस हुआ जैसे जैसे लोग कह रहे थे वैसे शुरू हो गया। ये 11 बजे आते आते बातें पलट गई। आप अलायंस से कितना नुकसान हुआ? अगर उनसे साथ अलायंस होता तो 8 से 10 सीटें ऐसी थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस सरक के रह गई। जिस तरीके से हम बात करें डबवाली सीट की या रानिया सीट की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी ने उसने इतने वोट ले लिए थे, अगर वो वोट मिलकर आते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सीट आराम से निकाल लेती। क्या लगता है कांग्रेस के साथ में आपका अलायंस होना चाहिए था? कबड्डी के मैदान में ना सारे रेडर नहीं होते, कैचर भी होते हैं, और जो 3 छोरे बाहर बैठे रहते हैं ना,
वो सबसे ज्यादा उन टीम वालों को, बाहर वाले जो दर्शक होते हैं ना, वो जितना हल्ला मचाते हैं उससे ज्यादा पुश बैक वो बाहर जो 3 बैठे ना, जो किसी की चोट लगने के बाद मैदान में आएंगे, वो उनको इशारा करते हैं कि अब तू यूं कर ले, अब तू यूं कर ले, तू यूं कर ले, मैच जीत जाते हैं। राजनीति में गठबंधन का अपना एक महत्व है। मैं आज कह रहा हूं आपको, गठबंधन चुनाव लड़ेगा महाराष्ट्र में और बीजेपी उन देमों गिरेगी, चाहे कितने प्रफुल्लित हो रखे हो। यहाँ आमना सामना था, आज बीजेपी के पास 1000 हथकंडे हैं। मैंने 3 दिन पहले लुहारू में, 3 दिन बूथ वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, लुहारू में पुलिस के लोगों को जेपी दलाल की पैरवी करते हुए देखा है। हम एमएलए भी रह चुके हैं जी। हमने देखा कि जिस दिन आचार संहिता लगी उसके बाद प्रशासन न्यूट्रल हो जाता है, वो किसी की पैरवी नहीं करता। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रह करके चुनाव आयोग जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, मैं समझता हूं उसको ठीक करने का एक ही जरिया है, मोदी और शाह को, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना। और ये काम आज अकेली कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए गठबंधन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना जरूरी है। मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, जो वातावरण यहाँ बनाया जा रहा है, जातियों में लोगों को खेमों में बांटा जा रहा है, इससे किसी को राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि आज इनकी आड़ में जो मोदी जी नीतियां लागू कर रहे हैं, उन नीतियों से बड़े कॉर्पोरेट को, छोटे को नहीं, बड़े कॉर्पोरेट को फायदा हो रहा है, बड़े पूंजीपति को फायदा हो रहा है, जनता को फायदा नहीं हो रहा। आप अलायंस होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए? अरे सबसे मैं क्या कह रहा हूँ, गठबंधन और क्या है, आम आदमी पार्टी से करते हैं या छोटे मोटे दलों से और से करते हैं। मैंने लोकसभा आपको बता दी, लोकसभा से पहले ओम प्रकाश चौटाला का बात याद करा दी आपको भी। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा बीजेपी को रोको, उनसे भी करते, अगर वो आना चाहते तो करते, बाकायदा बयान दे करके बुलाते, क्या हो आप हमारे साथ, और ये करना पड़ेगा। बीजेपी की रणनीति थी सोची समझी कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इलेक्शन जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया जाए, पर हालांकि कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी हो गई। क्या मानते हो इस बात को? भाई बीजेपी ने देश में पोलराइजेशन करा, हिंदू मुसलमान सब जानते हैं। उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दी, फिर वो जातियों पर आ गए, गोत्रों पर आएंगे यार, वो तो उनका काम है यार, उनसे उनको बेनिफिट होता है। सवाल तो ये नहीं सामने वाले लोगों ने क्या करा। भाई बीजेपी का तो ये धंधा है, उनको हिंदू मुसलमान की बकवास करने से देश में राज मिल गया। उन्होंने कब कहा हम तुम्हारे ट्रेनें अच्छी चलाएंगे? ट्रेन तो सारे दिन भिड़ रही है। आज हम बात करें, कल एक्सीडेंट हुई है ट्रेन, 7 दिन में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है। आपके पास स्टाफ बचा ही नहीं, आपके पास गैंगमैन नहीं बचे जो पटरियां आपकी देख करके 24 घंटे गैंगमैन पटरियों पर दौड़ते थे, यही नहीं आपके पास स्टाफ। तुम्हारी ट्रेनें भिड़ रही हैं, तुम सपने दिखा रहे हो बुलेट ट्रेन के। उन्होंने अरे का ही नहीं, उन्होंने काम करेंगे। जो काम हो रहे थे कांग्रेस की सरकार में, दूसरी सरकारों में, उन सब कामों की बाट लगा दी इन्होंने। ये तो यही कर रहे हैं यार, इनको तो इससे फायदा मिल रहा है ना। वो जाट नॉन जाट भी करेंगे, थोड़े दिनों में गोत्रों पर आ जाएंगे। वो जाटों की भीतर की गोत्रें, स्वामियों के भीतर की गोत्रें, ब्राह्मणों के भीतर की गोत्रें, उनको लड़ाएंगे आपस में। उनको तो मजा आ रहा है, किक मिल रही है उनको। सवाल तो ये कि उनको रोकने वाले लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो गठबंधन की पॉलिटिक्स को मजबूत करें। किसान, जवान और पहलवान सारे नाराज थे। सभी को देख लो, किसानों ने आंदोलन कर दिया, जवान अग्निवीर के चक्कर में वैसे परेशान कर दिए, पहलवानों को तो वहां दिल्ली में भगा भगा के मारा उन्होंने। उसके बाद में बीजेपी ने 48 सीटें लेकर सरकार बना रही है। तो ये वोट आए कहां से फिर? दुर्भाग्य है ये हमारा, हम सब लोगों का दुर्भाग्य है। आए तो उन्होंने डाल दिए, लोगों ने वोट डाल दिए, और गिनवाने वाले कौन थे आपके सामने है। जरूरी ये थोड़ी है लोकतंत्र में, जरूरी ये थे थोड़ी है लोकतंत्र में जो आपने वोट डाले वही गिनवाए जाएंगे। गिनवाने वाला कौन है सामने, ये तो देखो, वो ईमानदार थोड़ी है। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ भाई, अपने गोहाना मत जाओ, गोहाना में नहीं गया, अपने तो दो जगह यहाँ नजदीक से देखा हमने आदमपुर का झगड़ा देखा हिसार में, और हमने लुहारू का झगड़ा देखा भिवानी में। ठीक है, यहाँ जो सीन रहा, क्या चुनाव आयोग को ऐसा करना चाहिए बताओ? क्या ये सीन इन्होंने करा? 4-4 घंटे इन्होंने लोगों को रोके रखा, जीते हुए लोगों को साइटों पर नहीं चढ़ाई इन्होंने। तय हो गए, लोगों के फोन आ गए, फलानी जगह से कांग्रेस जीत रही है, साइट नहीं दिखा। चुनाव आयोग 4 घंटे बाद अपलोड कर रहा है, क्यों? इसलिए कि कोई निर्दलीय बीजेपी के संपर्क में आ जाए। एक सोची समझी बात के तहत अब चुनाव आयोग कह रहे जी हम खंडन कर रहे हैं। अरे तुम गिनवा के खंडन कराओ, तुम वीवीपैट गिनवा दो कहीं। आज किसी पार्टी ने आप पर लिखित में आरोप लगा दिया कि हमारे को उस सीट पर तुम्हारी बैटरियां 99% चार्ज कैसे बची बताओ?
तुमने पूरे दिन चुनाव वाले दिन वोट डाला और उसके बाद फिर आपकी 3 दिन पड़ी रही ईवीएम, और उसके बाद जब गिनती हुई तो तुम्हारी बैटरी 99% चार्ज थी। उसकी वीवीपैट गिन के बता दो कि आक्षेप लगा फलानी सीट पर, और इस सीट की हमने सारी की सारी वीवीपैट गिनती। देखो जी, चुनाव आयोग साफ है। आदमपुर के अंदर बड़े एक्टिव दिखे आप। आदमपुर का चुनाव बड़ा नजदीक से आपने देखा। 56 साल का गढ़ 1 सेकंड में टूट गया। क्या लगता है सबसे ना बड़ा? 1 सेकंड में नहीं टूटा। 56 साल तो लगे ना। 56 साल का गढ़ वहां के लोगों ने बहुत मुश्किल से तोड़ा। इतनी मुश्किल से तोड़ा कि वो लोगों ने चुनाव में दारू नहीं पी, उन लोगों ने चुनाव में पैसे नहीं लिए, उन लोगों ने चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की थोत्ती और बकवास बातों के बकावे में नहीं आए, फिर भी मात्र 1267 वोटों से जीते। आसानी से थोड़ी टूटा है गढ़। लोग अड्डामेंट हो गए। पानी नहीं है भाई साहब। सबसे ज्यादा बड़ी लीड उसको मिली है, 3500 वोटों की सरदुलगढ़, वो कौन सा गांव है, सदलपुर में मिली है। आज वहां की जाके वाटर वर्क्स की हालत देखिए आप। ये टहल के गांव, यहाँ बालसमंद में सबसे ज्यादा बड़े वोटों से वो आ रहा है। पानी नहीं है पीने का। बांडाड़ी में, बुढ़ाक में, बालसमंद में ये गांव पैसे मर रहे हैं। कोई 56 साल की राजनीति के बाद भी किसी का गांव पैसा मरे, इसका तो समूल नष्ट हो जाना चाहिए था। वो तो थोड़े से वोटों से आ रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो जीत बरकरार आपने की है कांग्रेस पार्टी की जो सीट निकल कर आई है, आगे बरकरार रहेगी, या फिर ये अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर कहीं ना कहीं फिर लोग घूम फिर कर 5 साल बाद में वहीं तो नहीं चले जाएंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ कांग्रेस के जीते हुए सारे विधायकों से, जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर आओ भाई। घरों में बैठ के राजनीति करने का वक्त नहीं बचा है। घरों में बैठ करके राजनीति करोगे तो ये थोथे अनुमान, थोथी बातें होंगी, सरकारें नहीं बनेंगी। सरकारें बनानी है, सड़कों पर आना पड़ेगा, लोगों के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो मैं तो एक बात का तो उलाना कांग्रेस को यही देना चाहता हूँ, आपने किसान आंदोलन के लोगों को तवज्जो क्यों नहीं दी? उनको देनी चाहिए थी तवज्जो। उनसे पूछना चाहिए, बताओ भाई तुम लड़ना चाहते हो, तुम्हारे कोई आदमी थोड़े लड़े 13 महीने। आपको पता हो 2020 से पहले किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी देश में मोदी के बनाए हुए कानून को डिस्ट्रॉय कर दे, बदलवा दे, उसको नष्ट करवा दे। पहला आंदोलन था किसानों का, जिन्होंने मोदी के फैसले को नकारा, और उसकी वजह से आज हमारी जमीनें बची हैं। फिर भी छोड़ेंगे तो नहीं है जमीन। आपके हरियाणा की तो विशेष निगाह है, छोड़ेंगे नहीं जमीन। सारे हाईवे निकालेंगे, और दिल्ली के चारों तरफ इतने हाईवे निकाल दिए, आपकी काश्त के लायक जमीन नहीं छोड़ेंगे। उपजाऊ जमीन सारी ये कंट्रोल करने वाले हैं। ये सार्वजनिक साधन नहीं चला करके सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। किसी भी देश की पॉपुलेशन में उसका ग्रोथ तब होगा जब उसका प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन के 2 जरिए हैं, उद्योग या फिर खेती। खेती जहाँ की फैल हो जाएगी, उस देश का जीडीपी नीचे आ जाएगा। हम खेती पर निर्भर कम हो रहे हैं, ये आने वाला हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उस जमीन को छीन कौन रहे हैं? मोदी जी। कैसे छीन रहे हैं? सड़कें बना करके। सड़कें ये तर्क दे रहे हैं सब सड़कें जरूरी हैं। सड़कें तब जरूरी है तो तुम्हारे व्हीकल ज्यादा हैं, तुम्हारे सार्वजनिक व्हीकल चलेंगे, तुम्हारी बसें, रोडवेजों के बेड़े और ज्यादा होंगे, तुम्हें ज्यादा सड़कों की जरूरत नहीं होगी। आज हर आदमी के पास गाड़ी और मोटरसाइकिल इसलिए कि अपने रोडवेज खत्म ही कर दी। आखिरी सवाल, राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार है, कैसा चल रहा है वहां पर? भाई मैं कहूंगा तो यूं लगेगा बलवान पुनिया राजनीतिक विरोध की वजह से कर रहा है। न तो नहरों में पानी है, न डीएपी खाद, आज बिजाई का समय, और बिजली तो हमारे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बिजली प्रोडक्शन करने वाले हम। सबसे ज्यादा बिजली की दुखी गर्मियों में हम रहे। बिजली के दाम इतने इतने बड़े बिल आए हैं, और अभी राजस्थान में एक सबसे बड़ी बीमारी और लगने वाली है हमें, जो उस बीमारी से आप भी अछूते नहीं बचोगे। स्मार्ट मीटरों के ऑर्डर हो गए, घर घर में स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर वो जियो की सिम है जो फ्री में बेची गई थी, जियो की सिम, और उसके बाद जो ही ग्राहक फंस गए, उसके बाद जियो के दाम बढ़ते बढ़ते आज 300 रुपये महीने का रिचार्ज है। भाई ये स्थिति होने वाली है। हम बिजली की एक एक यूनिट के लिए तरस जाएंगे। रात के 12 बजे अगर तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया तो 12 बजे बिजली बंद हो जाएगी। ये स्थिति राजस्थान में। कॉरपोरेट का राज स्थापित करने के लिए एड्डी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, 22 देश के संविधान को आगे बढ़ाओ। ये जाति धर्म की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। चलो, धन्यवाद सर, बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कॉमरेड बलवान पुनिया जी, खुलकर बोल रहे हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर। कहीं ना कहीं हुड्डा साहब कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर भी संदेह की दृष्टि से ये देख रहे हैं। आने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले टाइम में कांग्रेस क्या करने वाली है, बीजेपी सरकार किस तरीके से चलाने वाली है। तब तमाम मुद्दों के साथ जुड़े रहे सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।